नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी चौधरी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने वीकली आदिवासी बुलेटिन में। आइए देखते हैं कि इस सप्ताह क्या है खास। आज के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जंगलों में चल रहे एनकाउंटर पर विवाद की। उसके बाद संसद के मॉनसून सत्र में उठ रहे जरूरी आदिवासी मुद्दों की। इसके बाद चलेंगे त्रिपुरा और बात होगी मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक की हत्या के मामले को दबाने के आरोपों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाल ही में सुरक्षा बलों ने कई नक्सलवाद विरोधी ऑपरेशन चलाए हैं। सुरक्षा बलों ने इन अभियानों में बड़ी सफलता के दावे भी किए हैं, लेकिन जंगल में बसे आदिवासी गांवों के लोगों का कहना है कि सुरक्षा बल माओवादियों के साथ साथ बेकसूर आदिवासियों को भी मार रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को गृह मंत्री विजय शर्मा और विपक्षी कांग्रेस सदस्यों के बीच तीखी बहस हो गई। इस दौरान फर्जी मुठभेड़ में ग्रामीणों की हत्या और उन्हें माओवादी साबित करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की गई बंदूकों के मुद्दे पर खूब विवाद हुआ। विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने निर्दोष मृतकों के शवों के पास बंदूक रख दी और उन्हें नक्सली बता दिया। इसके बाद कांग्रेस सदस्यों ने इस साल मई में बीजापुर के पीड़िया जंगलों में हुई मुठभेड़ पर सवाल खड़े किए और दावा किया कि मुठभेड़ में मारे गए लोग निर्दोष ग्रामीण थे जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करने जंगल गए थे और वे नक्सली नहीं थे। वहीं इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों का समर्थन ना करे। गृह मंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और सदन में खूब हंगामा हुआ। दरअसल प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने उप मुख्यमंत्री से दिसंबर 2023 से इस साल जून तक नक्सली घटनाओं का आंकड़ा पेश करने को कहा। उन्होंने यह भी पूछा कि मारे गए माओवादियों के पास जो बंदूकें मिली वे काम कर रही थीं या नहीं। महंत ने नक्सली घटनाओं में विचाराधीन और दोषी ठहराए गए लोगों की संख्या के बारे में भी पूछा। हर नक्सली के सामने, चाहे वो नक्सली हो चाहे गांव वाला मरता हो, भरमार बंदूक उससे जब्त होता है। अब तक कितने भरमार बंदूक जब्त हुए? क्या उसी भरमार बंदूक को ले जाके नक्सली को जब्त करते हैं? क्या वो भरमार बंदूक चलने लायक है? भरमार बंदूक 1947 के पहले कितने चलते थे, अभी कितने चलते हैं? क्या आपने आज की तारीख में एक भी भरमार बंदूक से फायरिंग करते हुए देखा है? मेरी शंका यह है कि नक्सली बताने के लिए पुलिस, आप नहीं पुलिस वाले, भरमार बंदूक को लेके जाते हैं, उसके बाडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जब्त हो जाता है, वो नक्सली हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे आम लोगों को आपने नक्सली बनाया है। अगर इसकी जानकारी है तो है कहिए, नहीं है तो एक बार चेक कराइए क्या भरमार बंदूक चलने लायक है। उनके सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 273 नक्सली घटनाओं में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच 92 मुठभेड़ें हुई, जिनमें 19 जवान शहीद हुए और 88 जवान जख्मी हुए और पिछले 7 महीनों में माओवादियों ने 34 नागरिकों की हत्या की। उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इन मारे गए 34 लोगों में से 4 को माओवादियों की जन अदालत में मौत की सजा सुनाई गई और 24 को पुलिस मुखबिर होने के आरोप में मार दिया गया, जबकि 6 की मौत आईईडी विस्फोटों में हुई। विजय शर्मा ने आगे कहा कि उन्होंने एक लिखित जवाब भी पेश किया है। उन्होंने कहा कि राज्य और राज्य के बाहर मारे गए नक्सलियों का कोई वर्गीकरण नहीं है। मुठभेड़ों में मारे गए लोग निर्दोष ग्रामीण नहीं हैं, बल्कि उनके खिलाफ कई पुलिस थानों में मामला दर्ज है। इसके बाद कांग्रेस विधायक कवासी लखमा और विक्रम मंडावी ने बीजापुर जिले में पीड़िया मुठभेड़ का मामला उठाया और इस ऑपरेशन के दौरान 600 सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों द्वारा 11 ग्रामीणों को मारने का आरोप लगाया। दरअसल अप्रैल 2022 में कांकेर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि वे अगले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और उनकी सरकार के मुताबिक ऐसा हो भी रहा है। उनकी सरकार का दावा है कि दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सत्ता संभालने के बाद से नक्सलियों की मौत, गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई है। लेकिन राज्य सरकार पर अपनी शक्तियों को मनमाने ढंग से उपयोग करने और ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत फर्जी मुठभेड़ के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।
हाल ही में मैं भी भारत की टीम ने मारे गए आदिवासियों के परिजनों से मुलाकात कर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की थी। इसमें हमने आपको दिखाया था कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के संघर्ष के बीच फंसे आदिवासी अब हिंसा और अस्थिरता के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के बाद देखते हैं कि संसद के मॉनसून सत्र की चर्चा में कौन कौन से मुद्दे उठे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले बात एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS में हिंदी या अंग्रेजी को अनिवार्य बनाने की। आदिवासी इलाकों में शिक्षा के उचित अवसर देने के लिए खोले गए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में केंद्र ने जो बदलाव किया है उसे लेकर हर तरफ से चिंता जाहिर की जा रही है। इस सिलसिले में कई आदिवासी नेताओं और संगठनों ने जनजातीय कार्य मंत्री को पत्र लिखा है। अब यह मामला संसद तक पहुंच गया है। राज्यसभा सांसद और DMK नेता तिरुचि शिवा ने गुरुवार को शून्यकाल के दौरान केंद्र सरकार के उस आदेश पर चिंता व्यक्त की जिसमें इन स्कूलों की भर्ती प्रक्रिया में हिंदी और अंग्रेजी के ज्ञान को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही तिरुचि शिवा ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के बजाय संबंधित राज्यों को सौंपने की मांग की है। उन्होंने दक्षिण भारत के EMRS स्कूलों में उत्तर भारत के लोगों की भर्ती पर भी चिंता जताई है। उन्होंने भाषा की वजह से कम्युनिकेशन गैप आने से छात्रों की भागीदारी में कमी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नए कर्मचारियों पर 2 साल के भीतर स्थानीय भाषा सीखने का बोझ है। The highlight of staffing inefficiencies in the Yegalaiva model residential schools. For recently, the recruitment responsibilities have been centralized. Earlier, the responsibilities were with the state governments and no issue came up. Now it is entrusted with the National Education Society for Tribal Students. Maybe another NTA which may cause something. Sir, the centralized aim to address, of course, actually the severe teacher shortage in EMRS, the schools, by hiring nationally for 38,000 positions across 400 schools. However, the standards, hiring criteria, particularly the mandatory Hindi compulsory requirement, competency requirement, have led to significant mismatches. So the first batch of 303 principals, 707 junior secretariat assistants, and other staff now primarily consists of individuals from North Indian states appointed across various South Indian states. This mismatch is especially detrimental in a sphere like education, where understanding the local culture, context and language of those tribal students are not possible, and communication is not also effective, creating a conducive atmosphere to teach the students. उधर संसद के निचले सदन लोकसभा में आदिवासियों के सरना धर्म को मान्यता देने की मांग उठाई गई। झारखंड के लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने लोकसभा में सरकार का ध्यान सरना धर्म कोड की तरफ खींचा। उन्होंने सरकार से बिना देरी के सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। वे एक तख्ती लिए संसद पहुंचे थे जिस पर जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड लागू करने की बात लिखी थी। उनके हाथ में एक दूसरी तख्ती भी थी जिसमें लिखा था कि आदिवासी प्रकृति पुजारी हैं, इनकी आस्था, परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए सरना धर्म जनगणना में शामिल करो। इसके अलावा कुछ और बातें भी लिखी गई थी, जैसे जंगल में शेर और बाघ की पहचान हो सकती है तो आदिवासियों की धार्मिक पहचान क्यों नहीं। ये अत्यंत संवेदनशील और आदिवासी अस्मिता का प्रश्न है महोदय। भारत में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं जिनकी धार्मिक परंपरा, पहचान और आस्था का सरकार के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्योंकि सेंसस जनगणना कॉलम में जैसे अन्य धर्मों के लिए कॉलम दिया गया है, आदिवासी जो प्रकृति के पुजारी होते हैं उनके धार्मिक आस्था, परंपरा, उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। एक तरफ तो सरकार जंगली जानवर, बाघ, शेरों की गिनती करती है, लेकिन आदिवासियों की धार्मिक पहचान जो प्रकृति के पुजारी है उनकी गणना नहीं करती है।
इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है। इसलिए आपके माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायत में मैं आसन से निवेदन करता हूं कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उनकी अस्मिता की रक्षार्थ जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड अंकित की जाए। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ये मांग उठाई है। वे इससे पहले पार्लियामेंट के विशेष सत्र में भी यह मांग उठा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ भी मां सरना के नाम से ही ली थी। अब बात बजट में आदिवासियों के हिस्से की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी 23 जुलाई को लोकसभा में इस वर्ष का पूर्ण बजट पेश कर दिया है। इस दौरान सरकार सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश में जुटी है। इस दौरान आदिवासी समुदायों को लुभाने की भी पूरी कोशिश की गई है। देश में आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अभियान के तहत करीब 63,000 गांवों को कवर करने की बात कही है। उन्होंने इस योजना से 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा होने का दावा किया है। निस्संदेह जनजातीय उन्नत गांव की घोषणा स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार को आदिवासी इलाकों में विकास के लिए जरूरी आंकड़े जुटाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार आदिवासी विकास के लिए घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन उसके पास आदिवासी जनसंख्या के सामाजिक या आर्थिक हालातों के जरूरी आंकड़े मौजूद नहीं हैं। पीएम जनमन योजना को लागू करते वक्त भी यह समस्या देखी गई थी। मोदी सरकार ने पिछले नवंबर में झारखंड के खूंटी में 24,000 करोड़ रुपए के पीएम जनमन यानी प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान की घोषणा की थी। अपने पहले 2 कार्यकालों में भी मोदी सरकार ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर 740 करने के साथ कई अन्य पहल शुरू की थी। यदि ज़मीन पर इनकी हकीकत की बात की जाए तो इन योजनाओं को किसी भी कीमत पर सफल नहीं कहा जा सकता है। 2018 से 2019 के केंद्रीय बजट में 740 एकलव्य स्कूलों के निर्माण के लिए 2022 की समय सीमा तय की गई थी और आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जुलाई 2021 में संसद में इसकी पुष्टि की थी। लेकिन दिसंबर 2022 में जनजातीय मंत्रालय संसदीय समिति के सामने अपनी बात से मुकर गया और उसने कहा कि कोई समय सीमा तय नहीं की है। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 3.5 लाख एसटी छात्रों को लाभ देने के लिए समय सीमा 2025 से 2026 तक बढ़ा दी। देश भर में फिलहाल 405 फंक्शनल EMRS ही हैं। संसद में आदिवासी मुद्दों की चर्चा के बाद अब चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की तरफ। पूर्वोत्तर राज्यों के 10 जनजातीय स्वायत्त परिषदों के प्रमुखों ने 2019 से राज्यसभा में लंबित संविधान की 6ठी अनुसूची से संबंधित विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 6ठी अनुसूची जनजातीय आबादी की रक्षा करती है और स्वायत्त विकास परिषदों का निर्माण करके उन्हें स्वायत्तता प्रदान करती है। इसके अनुसार ये परिषद भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि आदि से संबंधित मामलों पर कानून बना सकती है। वर्तमान में पूर्वोत्तर के राज्यों में 10 स्वायत्त परिषद अस्तित्व में हैं। इनमें से असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 परिषद हैं और 1 स्वायत्त परिषद त्रिपुरा में है। राज्यसभा में 2019 से लंबित इस विधेयक का उद्देश्य संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय स्वायत्त परिषदों को अधिक वित्तीय, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियां देना है और इसी विधेयक को लेकर इन सभी परिषदों के प्रमुखों ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। 125th Amendment to the Indian Constitution in the 6 scheduled areas पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऑल द काउंसिल्स और हमारे अमित शाह जी के साथ मीटिंग हुआ और हमने उनको बताया है कि काउंसिल्स नीड टू बी स्ट्रेंथन, फाइनेंशियल पावर्स नीड टू कम, ऑटोनॉमी नीड्स टू कम। तो ये सब बात में हमारी चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई और उन्होंने कहा है कि वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाएंगे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके साथ अटैच्ड है अभी और बाय द 25th ऑफ अगस्त उसका पूरा निर्णय लेंगे। ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है,
ये सब 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, क्योंकि जब कानून पास होता तो सबके लिए एक ही तरीके से कानून पास होता है। उधर त्रिपुरा के रियांग यानी ब्रू समुदाय के लोगों ने केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात की है। 25 जुलाई को हुई इस मुलाकात में रियांग समुदाय के नेताओं ने त्रिपुरा में रियांग पुनर्वास के दौरान कुछ छूट गए परिवारों को बसाए जाने की मांग रखी। इसके अलावा कई रियांग बस्तियों में स्कूलों का भी अभाव है। इसके अलावा रियांग इलाकों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाने की मांग भी की गई है। रियांग प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम से मुलाकात में आदिवासी इलाकों की खराब सड़कों का जिक्र भी किया है। त्रिपुरा के बाद अब एक खबर मध्य प्रदेश से। यहाँ पुलिस पर आरोप लगा है कि उसने एक आदिवासी युवक की हत्या के मामले को दबाने की कोशिश की है। यह मामला रतलाम जिले के अनुसूचित क्षेत्र रावटी अंचल का बताया जा रहा है। यहाँ पर आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच जमीन का विवाद बताया गया है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार 17 जुलाई को मुकेश मेड़ा की लाश मिली। इस मामले में स्थानीय आदिवासी लोगों का कहना है कि भरत गुर्जर नाम के व्यक्ति ने मुकेश मेड़ा की हत्या की साजिश रची थी। इस आदिवासी युवक की हत्या के बाद इसे एक दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई। इस सिलसिले में आदिवासी संगठन जयस ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में सैलाना के विधायक कमलेश्वर डोडियार के साथ अन्य जयस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस से इस मामले की निष्पक्ष जांच और मुकेश मेड़ा के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। और अब अंत में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव इलाके से एक दुखद और शर्मिंदा करने वाली खबर। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के पलारी गांव में एक 10 साल के बच्चे की अपने स्कूल की दीवार के बोझ में दबकर मौत हो गई। यह छात्र 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। इस दुर्घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार जब यह बच्चा बाथरूम गया, उसी समय बाथरूम की दीवार और छत बच्चे के ऊपर गिर गई। यह खबर दुखद होने के साथ साथ आदिवासी इलाकों में स्कूलों की इमारतों के खस्ता हाल को भी बयां करती है। मैं भी भारत की स्पेशल रिपोर्ट्स में हमने लगातार आदिवासी स्कूलों की खस्ता हालत को उजागर करने की कोशिश की है। इस दौरान हमने प्रशासन के उच्च अधिकारियों से भी इस सिलसिले में बात की है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी इलाकों के स्कूलों की इमारतों की देखरेख या मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी आदिवासियों से जुड़े किसी मुद्दे या खबर को अगले सप्ताह के बुलेटिन में देखना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर खबर करें।